तो चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं करंट अफेयर्स के तौर पर घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं का करंट के साथ साथ सब्जेक्ट से भी बहुत गहरा अटैचमेंट होता है। करंट अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत पीटी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुआ मोइत्रा प्रकरण, और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दरअसल जो अभी एक्चुअल न्यूज आया है उसमें बात कही गई है कि महुआ मित्रा तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की मेंबर है, पार्लियामेंट्री हाउस में लोकसभा की मेंबर है, पश्चिम बंगाल से आती हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोकसभा के सदस्य जब थी या हैं रहते हुए, इन्होंने कुछ लोकसभा के मानदंड यानी उनके नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण लोकसभा से इनकी सदस्यता छीन ली गई। ये आप उसके लिए नहीं है। तत्कालिक आरोप जो लगाए गए वो यही लगाए गए हैं, चाहे जो साबित हुआ वो यही साबित हुआ है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी से पश्चिम बंगाल से लोकसभा की मेंबर थी, इस पद पर रहने के दौरान पार्लियामेंट के किसी मेंबर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि वह सरकार से सवाल पूछे। लेकिन सरकार से जो उनको सवाल पूछना होता है, वह सवाल जनहित के विषय का होना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, लोगों की भलाई से सेटलाइज होना चाहिए। उन्होंने हाल में कुछ जो लोकसभा में प्रश्न पूछे, उस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने वैसे प्रश्न पूछे जिसके लिए कुछ बिजनेसमैन ने उन्हें रिकमेंड किया, और वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए किया गया। खास करके जो अडानी ग्रुप के कंपनीज थे उनके ऊपर प्रश्न पूछे गए ताकि उनके कंपनी को उससे कुछ नुकसान हो सके। ठीक है। अब सवाल ये उठा कि उन्होंने अगर ये प्रश्न पूछा कि देश के किसी बिजनेसमैन के इकोनॉमिक वर्चस्व को कमजोर किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या उन्होंने पैसे लिए या उन्होंने किसी की दोस्ती निभाने के लिए की? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जो पब्लिक इंटरेस्ट का ना होकर के, ठीक है, किसी बिजनेसमैन के इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो प्रश्न पूछने का एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है पार्लियामेंट में, तो वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री जिम्मेवार होते हैं और मंत्री को उसके लिए समय दिया जाता है। जैसे अभी लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो जिस मंत्री से जो प्रश्न पूछना होगा, और मान लो पूछना चाहती हो कि बताइए कि चीन के बॉर्डर पर कितना किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ, आप इस प्रश्न को जब पूछेंगे तो प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। एक उसमें तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है, मतलब स्टार मार्क लगा होता है, किसी में स्टार मार्क। किसी प्रश्न का उत्तर जो है तो लिखित रिटर्न देना होता है, किसी का केवल ओरल जवाब दे देना है, मौखिक तौर पर काम चल जाता है। अब हमारा जो प्रश्न है वो किस विभाग से रिलेटेड है? अगर हमने जो प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर रक्षा विभाग देगा कि सड़क निर्माण विभाग देगा, तो उस मिनिस्टर को प्रश्न भेजा जाता है। मिनिस्टर उस प्रश्न का आंसर तैयार करते हैं, तो वो एक दिन दिया जाता है कि इस डेट को आप प्रश्न कीजिएगा, जब पार्लियामेंट चलेगा तब। तो उस विभाग के मिनिस्टर या उनके कोई स्टेट मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो आके उनका उत्तर देते। मतलब हाउस के मेंबर पब्लिक इंटरेस्ट, नेशन इंटरेस्ट के प्रश्न उठाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने की जिम्मेवारी विभागीय मंत्री की होती है, और इसके लिए प्रश्न पहले पूछना पड़ता है, मंत्री को जवाब तैयार करने का मौका दिया जाता है, फिर वे उस चीज के जवाब को देते। इसी बीच जो हमारा पार्लियामेंट को चलाने का सिस्टम है उसमें एक टाइम है 0 आवर, शून्यकाल। इसमें कहा जाता है कि इसमें कोई पहले का दिया हुआ प्रश्न नहीं होता है। एट ए टाइम आप प्रश्न पूछिए, एट ए टाइम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उत्तर देते। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? तो इसीलिए पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आवर है, प्रश्नकाल है, और एक 0 आवर है। तो 0 आवर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आवर में भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन आवर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको 15 दिन पहले ही देना पड़ता है, और 0 आवर में एट ए टाइम क्वेश्चन, एट ए टाइम रिप्लाई आंसर में। ठीक है, तो 0 आवर को क्यों रखा गया है? कि देश पर कोई गंभीर संकट काल आ जाए। मान लीजिए अभी देश में 2 आतंकवादी घुस गए पार्लियामेंट के भीतर, ठीक है,
अब इसके ऊपर अगर कोई सवाल जवाब करना चाहता है तो उसके लिए वहां क्या बना हुआ है, 0 आवर। आज प्रश्न उठिए, आज ही उसका आंसरिंग मिल जाएगी, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पहले पूछना है, पर्याप्त टाइम दिया जाता है मिनिस्टर को, और तब जाके उसको उत्तर देते। बहुआ मोइत्रा के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न काल का ही प्रश्न था, के तैयारियों के साथ उसको उत्तर देना था। बाद में झारखंड के ही गोड्डा से पार्लियामेंट के एक मेंबर है, नाम है निशिकांत दुबे। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर एक आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन के कहने पर पार्लियामेंट में कुछ प्रश्न पूछे, और ये किसी को पर्सनल बेनिफिट देने के लिए पूछा गया प्रश्न, या किसी खास कंपनी को टारगेट करने के लिए किया गया प्रश्न था। ये पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था। तो तुम लोग को बताया कि पार्लियामेंट में 2 कमेटी है, इथिक्स कमेटी उसको बोलते हैं। लोकसभा का इथिक्स कमेटी अलग है और राज्यसभा का इथिक्स कमेटी। इथिक्स कमेटी के पास ही ये देना पड़ता है कि एक हाउस का मेंबर ने हाउस के नियम के उल्लंघन करते हुए कुछ प्रश्न पूछे, तो एथिक्स कमेटी दूसरे पक्ष को बुलाती है और बोलती है कि आपके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, आप इसके सफाई में उत्तर दीजिए। अगर वो उत्तर से सेटिस्फाइड होगा तो ठीक है, उनको छोड़ देगा। अगर वो उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं लगेगा, उसे लगेगा कि इससे देश को नुकसान हो सकता है, तो इस प्रकरण में वो सिफारिश करेगा कि पार्लियामेंट एक प्रपोजल लाए लोकसभा और इनको लोकसभा के मेंबरशिप से छुट्टी कर दे। ठीक है, तो एथिक्स कमेटी ने पर चर्चा की, बात की, महुआ मोइत्रा से प्रश्न पूछा, और उसमें उन्होंने जो बात बताए उसमें भले ही पैसों का लेन देन का मामला नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट का एक स्पेशल लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड होता है क्वेश्चन वाला। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्होंने एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जैसा वो बोल रही है, उनको दे डाला था, और उससे वो प्रश्न को लॉगिन कर देते थे। तो मतलब प्रश्न हमने नहीं लॉगिन किया पार्लियामेंट में, बल्कि हमारे किसी फ्रेंड ने उसे। तो एक गोपनीयता के नियम का उल्लंघन है, नैतिक आचरण के नियम के अगेंस्ट जाता है कि आपने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का इसमें पालन नहीं किया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और इसी आरोप के आधार पर उनको हाउस से निकाला गया प्राइमरी तौर पर। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तो एक पार्लियामेंट के मेंबर को कितने तरीके से पार्लियामेंट से बाहर किया जा सकता है, इसको लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जनरली 10 टाइप्स 10 ऐसे नियम हैं हमारे पार्लियामेंट के भीतर, जिसके बेस पर किसी मेंबर को पार्लियामेंट से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट के जरिए उन बातों को उठाते हैं और आगे रखते हैं। महुआ मोइत्रा लोकसभा में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। साथ ही महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड शेयर किया, तो अनैतिक एवं एक प्रकार से पार्लियामेंट्री जो बिहेवियर है, आचरण है, उसके विपरीत है। कैश लेकर सवाल पूछने के मामले में निशिकांत दुबे आरोप पर जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सिफारिश पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, मतलब वो लोकसभा का सीट खाली हो गया। भारतीय पार्लियामेंट के इतिहास में अलग अलग कारणों से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, जो सांसद होते हैं, उनका मेंबरशिप रद्द होता है। विधायकों को भी कई बार अयोग्य घोषित किया गया है। किसी की संसदीय सदस्यता रद्द होने की भारतीय संविधान के आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन है। जन प्रतिनिधित्व कानून से जुड़े कानून एवं संसदीय नियमों के तहत भी किसी पर का ऐसा मेंबरशिप खत्म किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। यही बात हमने अभी तक आपको बताई कि महुआ मोइत्रा के बारे में प्राइमरी जानकारी आपको चाहिए। वो लोकसभा की मेंबर है, पश्चिम बंगाल से आती है, पार्टी के तौर पर तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, इन पर आरोप क्या है कि पैसे लेकर सवाल पूछे। पैसे के लेन देन के सबूत मिले या नहीं मिले, बट ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने आई। उन्होंने एक कारोबारी हीरा नंदानी को लोकसभा का आईडी एवं पासवर्ड दिया था।
अब सवाल था कि उस लॉगिन और पासवर्ड से क्या किया जा सकता है। तो उस लॉगिन और पासवर्ड के जरिए अगर चाहे तो उस पर प्रश्न पूछे जा सकते थे, कोई दूसरा आदमी प्रश्न को अपलोड कर सकता था। ठीक है, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है कि हमारा लॉगिन और पासवर्ड दूसरा कोई के पास कैसे जा सकता है, नहीं जाना चाहिए, यह अपराध की श्रेणी में आता है। जब किसी निशिकांत दुबे ने इस प्रश्न उठाया तो हम बताए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एथिक्स कमेटियां होती हैं। एक एथिक्स कमेटी के लोकसभा की थी, वो प्रारंभिक तौर पर दोषी पाई। अब इसी कमेटी का पावर था कि वो अपील करे कि आपकी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द की जाए। जब उसने कमेटी ने रिपोर्ट की तो प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से लोकसभा में आएगा और बहुमत से प्रपोजल पास हो जाएगा और उसके बाद लोकसभा का उनका पार्लियामेंट का जो मेंबरशिप है वो रद्द। क्या रूल है, ऐसे किसी मेंबर के पार्लियामेंट मेंबर से सदस्यता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए 10 प्रकार के अलग अलग प्रोविजन हैं, आप उनको देख सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है दोनों सदन की सदस्यता होने पर। ठीक है? मतलब अगर कोई सांसद ऐसा हो तो लोकसभा के लिए भी अपॉइंटमेंट हो गया हो और राज्यसभा के लिए भी इलेक्टेड हो गया, राज्यसभा के लिए भी हो और लोकसभा के लिए भी इलेक्टेड हो जाए, दोनों जगह से चुन। तो एक नियम है कि अगर आप 2 हाउस के मेंबर हैं तो 10 दिन के भीतर एक जगह का मेंबरशिप छोड़ दीजिए। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं छोड़ते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये प्रोविजन संविधान के आर्टिकल 101 में है। ठीक है? मतलब किसी भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य न हो और ऐसा होने पर उसे एक की सदस्यता छोड़नी होगी। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि कोई सदस्य संसद या विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर तय सीमा में दोनों में से एक सदस्यता नहीं छोड़ते हैं तो उनका सांसद का मेंबरशिप चला जाएगा। मतलब आप इस पॉइंट को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो हम लोगों को समझना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जी, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट दो हाउस से मिलकर के बना है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। या तो आप लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा का मेंबर रहते हुए आप लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए या लोकसभा के मेंबर रहते हुए राज्यसभा का चुनाव लड़ लीजिए, तो नेचुरली है कि आपको दोनों जगह निर्वाचन होगा। अगर ऐसा होता है तो आपका स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 10 डेज के अंदर आपको डिसीजन लेना होगा कि हम लोकसभा में रहना चाहते हैं कि हम राज्यसभा में रहना चाहते हैं। अगर आप नहीं डिसीजन लेते हो तो जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो आपकी खत्म। का एग्जाम्पल अगर समझना हो तो ये केवल लोकसभा और राज्यसभा के लिए नहीं है। इस पार्लियामेंट के भीतर हम लोग चलिए झारखंड, ठीक है? अगर झारखंड में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो हम लोग बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा के मेंबर को बोलते हैं विधायक। विधायक को हम टेक्निकल तौर पर क्या बोला सकते हैं, इंग्लिश नेम में एमएलए। ठीक है? तो आप लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, इन तीनों में से कोई एक मेंबर रहना है। अब इसका एग्जांपल समझो, बीजेपी चुनाव में जा रही थी तो लोकसभा का बड़ा मेंबरशिप होता है और विधायक का मेंबरशिप कम होता है। केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि राजस्थान और एमपी के चुनाव में हमारे जो लोकसभा के मेंबर है वे चुनाव लड़ने जाएंगे विधानसभा। ये एक प्रकार से किसी व्यक्ति को डोमिनेट करना था। ठीक है, क्योंकि एक लोकसभा में 5, 6, 7, 8, 10 तक विधानसभा होते हैं। 10 विधायक बराबर एक लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है, लेकिन कहा गया कि नहीं, आप वहां जाइए और इलेक्शन लड़िए। अब वे विधायक भी इलेक्टेड हो गए और लोकसभा के भी मेंबर इलेक्टेड हो गए। तो लोग को 10 दिन में डिसाइड करना था कि आपको कहां जाना है। तो केंद्र सरकार ने सारा किया, आप लोग यहाँ छोड़िए और विधायक रहिए। उन लोगों ने अपने से सचिवालय को खबर किया कि हम लोकसभा का मेंबरशिप से रिजाइन कर रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं, मतलब हम लोकसभा को रिजाइन कर रहे हैं। तो कोई भी मेंबर अगर लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्टेड होता है तो एक बार में वो
एक समय में एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है, एक से ज्यादा हाउस का मेंबर। तो अगर 2 हाउस के लिए वो इलेक्टेड है तो वो अपने से रिकमेंड भेजेगा कि मैं किस हाउस को ड्रॉप कर रहा हूं। अगर 10 दिन के भीतर वो डिसाइड नहीं कर पाता है तो उसका ऑटोमेटिक है कि जो प्राइमरी प्रथम वाला जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाए। तो इस चीज को तो ऐसे समय बार बार आते हैं। जैसे अभी ऐसे समझ लो कि अगर शिबू सोरेन राज्यसभा के मेंबर है, कल के गए सीएम बनते हैं तो उनको विधायिका का मेंबर होना चाहिए। तो उनका अगर वे चुनाव लड़े यहाँ से, लोकसभा के मेंबर रहते हुए राज्यसभा के मेंबर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन जब वे जीत गए यहाँ के लिए तो उनको तत्काल डिसाइड करना पड़ेगा कि वे कहाँ रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो पहले वाला चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो संसद के सदस्यता को रद्द होने का पहला तरीका क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक हाउस के लिए इलेक्टेड हो तो विद इन 10 डेज उसे डिसाइड करना है कि किस हाउस के मेंबरशिप को छोड़ेगा। अगर वह नहीं छोड़ता है तो उसकी एक जगह की मेंबरशिप समाप्त हो जाए। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आइए, क्या कहते हैं, बिना बताए गैर हाजिर रहने पर। क्या मतलब, देखो क्या है कि अगर आप संसद का सदन चल रहा है और बिना किसी की इजाजत के संसद के बैठक से 60 दिन तक लगातार अब्सेंट है तो उसकी सीट खाली घोषित की जाती है, यानी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 101 में ही इसका प्रोविजन है। इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा इस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या सत्रावसान हो। अब इसका हम आपको स्क्रिप्ट का मीनिंग समझाते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, समझो। जैसे हाउस जो चलता है हम लोगों का, इस हाउस में जनरल नियम है कि 3 सेशन कंडक्ट होते हैं। एक जो होता है वो फरवरी और मार्च के महीने में आता है। गर्मी के मौसम में आने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं। और जो ग्रीष्मकालीन सत्र है ये कितने दिन का होगा ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। वो 20 दिन के लिए बुलाए, वो 25 दिन के लिए बुलाए, वो 10 दिन के लिए बुलाए या 4 दिन के लिए, ठीक है। अगर मान लो ये हाउस बुलाया गया 20 दिन तक हमारा जो है सो ग्रीष्मकालीन जो सेशन है, ठीक है, वो सेशन चलेगा और ये सेशन बुलाया गया और आप 20 दिन इससे गैर हाजिर थे, ठीक है, तो आपका 20 डेज लिस्ट में आ गया। चलिए, नेक्स्ट सेशन जो है वो अगर समझो कि जुलाई या अगस्त में कंडक्ट किया गया, ठीक ना। अगर जुलाई या अगस्त में कंडक्ट किया जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं मॉनसून सत्र। बारिश का टाइम होता है ना जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाँ, मानसून सत्र। ये सत्र भी सरकार ने मान लो 20 डेज के लिए बुलाया और आप इस सत्र से भी गायब थे, नहीं आए और कारण भी नहीं बताए कि हम गंभीर बीमारी से हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसलिए हम पार्लियामेंट में भाग नहीं ले पा रहे हैं, सेशन चल रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इनका कोटा हो जाएगा कि ये 40 दिन तक लगातार संसद में क्या है, अब्सेंट। अब इसी वर्ष मान के चलो कि नवंबर और दिसंबर के महीने में विंटर सेशन मतलब शीतकालीन सत्र कॉल किया गया और इस जो सेशन है समर सेशन के बाद मान लो विंटर सेशन, यहाँ पर भी ये सेशन 20 दिन चला और आप इस 20 में भी आप हाउस को बिना कोई कारण बताए कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं, ठीक है, अब आप वहां से एब्सेंट हैं। तो हो गया एक तरीके से समझो कि ये 60 दिन अगर आप लगातार बिना किसी रीजन के, बिना किसी को एक्सक्यूज दिए हाउस से लगातार एब्सेंट है तो आपका मेंबरशिप, आप अगर कारण बता दिए कुछ 40 दिन के भीतर कि हम इस कारण से हाउस में भाग नहीं ले पा रहे हैं, अब्रॉड है, देश से बाहर गए हुए हैं, या हम बीमारी है, हॉस्पिटल से आकर के आने में सक्षम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ऐसे, देखो नियम क्या है हमारे देश में, पार्लियामेंट का नियम ये कहता है कि अगर हमारा 1 ईयर है
तो 1 ईयर में मिनिमम 2 सेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 सेशन होना चाहिए। लेकिन इस 2 जो सेशन है, इस सेशन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप भी नहीं होना। मतलब नियम है पार्लियामेंट में कि अगर हमारा हाउस चल रहा है तो हाउस को चलने के दौरान जनवरी में हाउस कॉल किए, तो जनवरी के बाद अगला कौन महीने आएगा? 6 महीने का जून आएगा। तो जून से पहले आपको हाउस की दूसरी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक गंभीर संकट हो जाएगा, देश में संविधान फेल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की फेल्योरिटी काउंट होने लगेगी। इन दैट सिचुएशन आपको काम करना है। तो जो हमारे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन थे, उन लोगों ने कहा कि 6 महीने का रिस्क क्यों लेना है? अगर 1 महीना कोई आपदा आ गया तो फिर एक संकट आ जाएगा। तो 4-4 महीने का 3 सेशन बना लो, थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो कभी भी 6 महीने वाला सिचुएशन। तो उस हिसाब से आप साल भर में 60 दिन भी अगर वर्किंग डे हमारा पार्लियामेंट करता है, आप इस 60 दिन में भी अगर गैप रहते हैं, तो हम लोगों को मानना है कि हम लोग आपका मेंबरशिप कैंसिल कर। ये दूसरा तरीका हुआ कि अगर कोई हाउस का मेंबर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मोर देन 60 days रेगुलरली ऑब्सेंट इन सेशन, जब सेशन चल रहा हो तब जनरल काउंट नहीं करना है। जनवरी फरवरी तो 2 महीना में लगातार उन्हें यह तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। वो नहीं, जब हाउस चल रहा है, हाउस की मीटिंग कंडक्ट हो रही है और उसमें आप एब्सेंट हो रेगुलरली 60 डेज, तो आपकी मेंबरशिप, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। ऐसे केस बहुत कम आते हैं, लगभग नहीं के बराबर आते। अब आइए तीसरा तरीका क्या है? थर्ड जो रीजन है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो किसी व्यक्ति के पार्लियामेंट के मेंबरशिप को जाने का तीसरा कारण है, आप लाभ के पद पर हो, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, आप ऐसे पद पर बैठे हुए हो जहां आपको लाभ मिले, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आपसे मेंबरशिप क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। आपको ये बात जानना है। और इसका प्रोविजन आर्टिकल 102 में, मतलब अगर आप 2 या मोर देन 2 हाउस के लिए इलेक्टेड होते हैं और सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं कि हमको कौन सा हाउस ड्रॉप करना है, तो आपका एक मेंबर चला गया। ये प्रोविजन आर्टिकल 101 में था। आप मोर देन 60 डेज रेगुलरली सेशन से एब्सेंट हैं तो आपकी मेंबरशिप जाएगी। ये प्रोविजन 101 में ही है। लेकिन आप जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका प्रोविजन कहां पर है? 102 में है। अब इस बात को तुम लोग ऐसे समझो कि एक बार प्रोडीट कर देते हैं, वैसे तो ज्यादा तुम लोग के लिए भी आसान रहेगा। संविधान का आर्टिकल 102 कहता है, कोई भी सदस्य अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार का कोई भी आदमी हो या राज्य सरकार का कोई, ऐसे पद पर हो जो लाभ के पद की श्रेणी में आता है और आप उस पद पर रहते हुए इलेक्शन लड़े हो और इलेक्शन जीते हो और मेंबर बने हो, तो उस सिचुएशन में आपको वहां से बर्खास्त किया जा सकता, हटाया जा सकता। सिर्फ उसी पद पर बने रहने पर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी जिस पर सांसद का बना रहना किसी कानून के तहत उन्हें अयोग्य नहीं ठहराता। आर्टिकल 1021A के तहत पार्लियामेंट के मेंबर और 191 क्लाउज ए के तहत विधानसभा के मेंबर, मतलब झारखंड विधानसभा में जो विधायक है ना, अगर विधायक भी अगर लाभ के पद पर है तो उनको भी हटाया जाएगा। लेकिन इसका वर्णन होता है 191 में, और कोई पार्लियामेंट के मेंबर को हटाना है तो उसका वर्णन है 102 में। ये बात को बोल रहा है। और उसके बाद क्या कहता है, मनाही है। अगर देखोगे तो इसी प्रोविजन के तहत 2018 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायक की मेंबरशिप छीन ली थी। क्यों छीनी? क्योंकि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनका किसी न किसी एक तो ऐसे पद पर बैठे हुए थे जो पोस्ट प्रॉफिट के दायरे में आता था। इसके बाद ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनके पास 60 मेंबर थे तो भी उनके पास बहुमत था। अब इस केस को अगर तुम लोग समझना चाहते हो तो हम एक और बड़ा एग्जांपल तुम लोग को दे रहे हैं कि कैसे हो सकता है। तो 3 पॉइंट हम लोग को यहाँ सीगमेंट के तौर पर जानना होता है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर चलेंगे हम लोग, आर्टिकल 102 पार्लियामेंट के बारे में है। ये सबसे पहले दुनिया में तब चर्चा में आया जब एक टाइम था कि में एक गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट में जो सत्ता चला रहे थे वे समाजवादी पार्टी थी, तो अखिलेश यादव की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो थे वे अखिलेश सिंह यादव न होकर के इनके पिता थे, मुलायम सिंह यादव। और उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक हीरो है, नाम उनका आप लोग अक्सर जानते होंगे, अमिताभ बच्चन। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? की पत्नी भी है, क्या नाम जानते हैं? जया बच्चन। तो वो है जया बच्चन। देखो, जया बच्चन राज्यसभा का इलेक्शन लड़ी और राज्यसभा के मेंबर बन करके यूपी पार्लियामेंट में चली भी। तो इनके अपोनेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने केस किया कि जया बच्चन जब इलेक्शन लड़ रही थी तो ये लाभ के पद पर थी। तो देखा गया कि इलेक्शन लड़ने समय जया बच्चन की फिल्म विकास सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, मतलब एक विंग था उत्तर प्रदेश में फिल्मों का विकास कैसे हो, तो फिल्म विकास सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अध्यक्ष थी। और इस अध्यक्ष पर रहते हुए, अध्यक्षा थी, और अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनको 20,000 रुपए की सैलरी भी मंथली मिलती थी। ये तो तय हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट है, इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुई है, इसके लिए सैलरी भी ले रही हैं और फिर इलेक्शन लड़ी हैं। मामला राष्ट्रपति के पास गया कि राजा बच्चन का मेंबरशिप रद्द किया जाए। तो हुआ कि जया बच्चन ऑलरेडी इस प्रकरण में आती है, मेंबरशिप रद्द कर दीजिए। लेकिन उसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया, ठीक, क्योंकि एक केस जया बच्चन का था। लेकिन जया बच्चन के बाद देखा गया कि तब ये चेक करो कि भारत का कौन कौन आदमी है जो इस पोस्ट पर रहते हुए गया है। अब यहां पर क्या है कि लाभ का पद क्या है, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाभ के पद का कोई डिफिनेशन नहीं दिया है। वो एकदम देहाती कहावत जैसा है कि चोर खीरा का हो चाहे हीरा का हो, चोर चोर ही होता है। खीरा चराने वाला को भी हम लोग क्या कहते हैं? चोर। और खेत में जाकर के खीरा चुराने वाला को भी क्या कहेंगे? चोर। चोर छोटा और बड़ा नहीं होता है। वैसे ही लाभ का पद में कोई 1 रुपया लेता है, कोई 1 लाख लेता है, इससे कोई मतलब नहीं। यहां तक कि अगर मान लो तुम किसी गवर्नमेंट का एक, अब इसका एग्जांपल है, उस समय लोकसभा के चेयरमैन थे सोमनाथ चटर्जी। और सोमनाथ चटर्जी जो है वे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है यहाँ का, उसी के मेंबर थे। तो वे उस पोस्ट पर रहते हुए 1 पैसे की सैलरी नहीं लेते थे। लेकिन जब वे कलकत्ता एयरपोर्ट पर जाते थे तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए जाती थी और उनको लेकर के आती थी। और फिर सौरभ जैसा दोस्त उनका बैठ जाता, चाय पीता था, चाहे 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, गाड़ी में पेट्रोल 5 रुपए का जले चाहे 50 रुपए का जले, सरकारी पैसा का तो यूज हो रहा था। ये भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट था। तो हुआ कि तो अरुण जेटली भी जो है वे दिल्ली क्रिकेट कॉर्पोरेशन के मतलब मेंबर थे। तो हुआ कि देश के जितना बड़ा सोनिया गांधी ये राज्य सलाहकार परिषद स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर रहते हुए चुनाव लड़ी थी। बोला कि सोनिया गांधी को भी हटाओ, अब अरुण जेटली को भी हटाओ, तब लोकसभा के चेयरमैन उनको भी हटाओ। तो सब के सब बड़े दिग्गज ही हटने लगे, जेपी का अरुण जेटली हटने लगे। अब हर जगह कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन है, कोई जुडो क्रिकेट संघ का, जुडो संघ का चेयरमैन बैठा हुआ है, कोई आईसीसी में बन के बैठा हुआ है। तो एक साथ ऐसा लगा कि आधा देश के पार्लियामेंट के मेंबर खत्म, खाली हो जाएंगे। ये भूचाल आ गया। तब इन लोग चोर चोर मौसेरा भाई हो गया। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस सब बैठा और कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, जो टॉप लेवल के हम लोग आदमी हैं, इस पोस्ट को लिखा जाए और पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए, इस पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी को पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं समझ। तो उसमें सोनिया गांधी भी बच जाएंगी, जेटली साहब भी बच जाएंगे, तो भी बच जाएंगे। अब उस समय प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनके पास से जब मामला गया तो उस मामले में जो है तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत में थ्योरी लाइए, 1 मैन 1 पोस्ट। क्या भारत में आदमी नहीं है कि एक ही आदमी को 5 पोस्ट पर रखा जाए?
वही दिल्ली का क्रिकेट स्टेशन चलाएगा, वही विधायक बनेगा। देश में आदमी का कमी है, नहीं लेंगे, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर न करे, चाहे वो चाहे तो हाउस को बिल लौटा सकता है। फिर पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट फिर पास करके लोकसभा राष्ट्रपति से भेज दिया। एपीजे अब्दुल कलाम के लड़ाई झगड़ा करेगा, लाओ सिग्नेचर कर देते हैं, कर दिए। तो इस पोस्ट पर बैठे हुए लोग बच गए। तो ये है पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। आप अगर गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर रहते हुए आप 1 रुपए का भी लाभ लेते हैं, तो आपका पोस्ट जो है, आपका मेंबरशिप जो है, वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है और इसके ऊपर आपके ऊपर है। तो एक तरीका यह भी है कि कोई विधायक तुम लोग का हो, उसको पता करो इलेक्शन लड़ने से पहले कहाँ। अगर वो कोई सरकारी लाभ ले रहा है, सरकारी पोस्ट पर, तो फिर कंप्लेन करो उसकी विधायकी। ये विधायक पर भी लागू होता है, एमएलए पर भी लागू होता है, और यह एमपी पर भी सेम टू सेम। ये थर्ड प्रोविजन हुआ, के जरिए आप ये समझे कि कैसे हम लोग तो इसको लेकर के हम लोग जा सकते हैं। एक थर्ड एग्जांपल है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का मेंबरशिप छीना जा सकता है। चलो, अब फोर्थ जो है वो देख लो क्या और तरीका है। अगर आप मेंटली अनफिट हो, मानसिक रूप से क्या हो, हाँ, क्या, हाँ, बैंक करप्ट हो, मतलब बैंक आपको दिवालिया कर दिया हो, पैसा लिए हो उधार नगद और आप भुगतान नहीं कर रहे हो, और आपको कह दे कि बैंक करप्ट आदमी है, या मेंटल रूप से डिसबैलेंस है, काम दिमाग नहीं कर रहा हो, अगर ऐसा मेडिकली सर्टिफाई हो या बैंक करप्ट का आरोप हो, सही हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। अगर कोई सांसद किसी अदालत के द्वारा मानसिक स्वस्थ, अब कोई कह दे तब नहीं, नहीं तो कहने के लिए तो विपक्षी पार्टी के मेंबर होते हैं, वो रोज कहते हैं कि मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है, तो क्या वो रोज उसको हटा देंगे हम लोग? ठीक है, मुख्यमंत्री पगला गए हैं, बोलता है ना लोग जी, पीएम पगला गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कहने से नहीं होगा, मेडिकली अगर ये बात सर्टिफाई हो कि इनके दिमाग जो है सो डिसऑर्डर में है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो उसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। और कोई सांसद दिवालिया हो, लोन को नहीं भर रहा हो और डिक्लेयर हो कि बैंकक्रप्ट है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। ये फोर्थ क्वेश्चन है जिससे आपकी मेंबरशिप। अब क्या है, नेक्स्ट एक प्रोविजन है नागरिकता छोड़ने पर, मतलब अगर आप सिटीजनशिप छोड़ रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप हो, भारत का नागरिक हो, या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ले ले, दूसरे देश में जाए और वहां का सिटीजनशिप ज्वाइन कर ले, तो वैसे सिचुएशन में का मेंबरशिप, भारत का नागरिक है, पार्लियामेंट का मेंबर लोकसभा का, लेकिन जाकर के लंदन में बस गया, लंदन की नागरिकता ले लिया, जब वो भारत का नागरिक ही नहीं रहा, तो इस पोस्ट पर रहने का भी अधिकार खो दिया। उस तरीके से भी उसका मेंबरशिप जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 102 कहता है कि इसके अलावा भी किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी आपकी मेंबरशिप चली। ठीक है, जैसे आप इंडिया के पार्लियामेंट के मेंबर हैं और कहें कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का संविधान बहुत अच्छा है, हमको तो पाकिस्तान पसंद। तो एक ये भी बेस है कि आप अगर किसी दूसरे देश के प्रति अपने देश के विरुद्ध जाकर के निष्ठा व्यक्त करते हो, ऐसे सिचुएशन में भी आपकी मेंबरशिप। इसीलिए अन्न खाइए हिंदुस्तान का गाना भी गाइएगा, पाकिस्तान का गाना पाकिस्तान जरूरत नहीं है, नहीं तो वैसे सिचुएशन में आपकी मेंबरशिप है। आगे कहता है 6, दल बदलने पर। देखो, दल बदलने वाला जो प्रोविजन है वो तुम लोग को बताएं यहाँ पर कि ये कैसे होता है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है, तो तुम लोग को बताएं कि जैसे अगर कोई मेंबर अभी बीजेपी के सीट पर चुनाव जीत के जाता है, या वह कांग्रेस के सीट पर चुनाव जीत करके जाता है, या वह जेएमएम के कैंडिडेट बनकर चुनाव जीत कर, राइट। अब क्या हुआ कि बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम मिल करके
ये दोनों सरकार बना लिया और इनके पास 40 ठो मेंबर हैं, बीजेपी के पास 10 मेंबर हैं। ठीक है? तो बीजेपी के 4 मेंबर जब मन होता था इधर भाग के चले आते थे, तो इनको 44 वोट से सरकार गवर्नमेंट बन जाती थी। तो इन लोग हर मंत्री को प्रलोभन देते थे, आप आइए तो आपको सीधे मिनिस्टर बना देंगे। तो लोग अपना पार्टी, किसी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े और किसी पार्टी से निकल करके दूसरे में, इसको बोलते हैं कि पार्टी के अगेंस्ट बियॉन्ड जाकर के आपने ऐसा किया। तो पहले देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो लेके कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे देश में ऐसा केस आने लग गया कि सिचुएशन बिगड़ने लगा। इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण माना जाता है हरियाणा के गयाराम का। उनके पास 10-15 विधायक की टीम थी, वे कभी उधर जाके आते तो आज जेएमएम के साथ हो गए तो जेएमएम का गवर्नमेंट बन गया, फिर 4 महीने में उनको नहीं बनता तो भागे कांग्रेस के साथ हो गए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, फिर उनको वहां मन नहीं लगता तो जाके बीजेपी गवर्नमेंट बना देते। तो 6वें महीने में 4 गो गवर्नमेंट बना दी। बोला कि तो आया राम गया राम वाला हाल हो गया, कब आया राम कब गया राम, इस तरीके से देश कैसे चलेगा। फिर इसको छोड़िए, एक समय ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार बना रहे थे, ठीक है, और उसमें मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 60 मेंबर, 80 मेंबर थे। अब वो लोग 40 मेंबर को तोड़ लिए और 40 को की कह के बुलाया कि जो हमारे खेमे में आएगा हम सबको मिनिस्टर। यूपी में क्या हुआ कि उसमें 60 मिनिस्टर जो थे वे मुलायम सिंह यादव की पार्टी से अपने थे, और जो 40 ठो आए वो और मेंबर बन गए, कुल मिला के 105 गो मंत्री हो। मतलब विभाग कैसे बढ़ता था, उच्च शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हाई स्कूल मंत्री, 10+2, आखिर डिपार्टमेंट 31 ही है और मिनिस्टर हो गए तो 5, कैसे डिपार्टमेंट बनिएगा। ठीक है, तो एगो दारू उत्पादन मंत्री, एगो दारू वितरण मंत्री, बांटने वाले अलग, इस तरीके से मतलब समझो कि डिपार्टमेंट का लोग मजाक बना करके रख दिए। देश में चर्चा हुआ कि नहीं, इसके लिए देश में एक कानून होना चाहिए, कोई आदमी जिस पार्टी से चुनाव जीत के आएगा, ठीक है, वो दूसरे में नहीं जा सकता, अगर उसकी जाएगी तो उसको विधायकी छूट है। मतलब अगर आप बीजेपी के आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं, अगर 4 मेंबर थे इनको पसंद नहीं था, तो ये अगर वहां से यहाँ आएंगे आ सकते हैं, लेकिन उनकी विधायकी चली, उनको फिर से जाके इलेक्शन लड़ना होगा, जीत के आना होगा, पब्लिक को बताना होगा कि अब हम जेएमएम के आदमी हैं, जेएमएम के आइडियोलॉजी को पब्लिक वोट देगी, तब उनका मेंबरशिप बचेगा। मेंबरशिप के अगर कोई ऐसा पार्टी हो इस पार्टी का एक एक कैंडिडेट हो तब क्या होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ देखो एक और नियम है, तुम लोग को बता दे, अगर किसी पार्टी के 60 मेंबर है, ठीक है, अगर 60 में से 2/3 2/3 अगर 40 मेंबर पार्टी से टूट जाए, हालांकि इसमें 40 का प्रोविजन बाद में किया गया, ये भी प्रोविजन है कि 60 में से 30 मेंबर टूट जाए प्लस 1, अगर 31 मेंबर यहां से टूट करके जा रहे हैं, पहले नियम था आधा का, अभी कर दिया है 2/3। अभी के अनुसार अगर 60 मेंबर हैं, जैसे शिवसेना के अभी 60 मेंबर थे, 60 का 2/3 हो गया 40, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से 40 से ज्यादा विधायक टूट के बीजेपी में चले जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि पार्टी का विचारधारा के आधार पर भाजन हुआ और लोग उधर चले गए। तो अगर 40 से ज्यादा गए हैं तो सबका विधायकी जिंदा है, और 39 गए हैं तो 39 का विधायकी चल जाएगा। इसलिए पार्टी तुड़िए, इतना ध्यान रखिए कि अगर इस पार्टी में 20 विधायक है तो आपको कितना तोड़ना है। ठीक है, आपको कम से कम 15 मेंबर को तोड़ करके लेके जाना होगा, तब टूट लीगल है, अन्यथा लीगल। तो एक स्पेस दिया गया है कि पूरी पार्टी को ही तोड़ना है, तो आप उसका 2/3 मेजोरिटी तोड़िए तो आप लीगल है, तब माना जाएगा कि तब पार्टी नहीं टूटी है बल्कि पार्टी में विभाजन हो गया, तो वो मान्य है। तभी मान लो अगर यहाँ जेएमएम है, अगर भाजपा चाहती है कि हम सरकार बनाए, ठीक है, और जेएम को तोड़ के सरकार बनाए, जेएम के पास अगर 30 विधायक है तो 20 + 1 21 विधायक को तोड़ना होगा, 2 4 5 को तोड़ने से कुछ। अगर किसी पार्टी में एक ही विधायक हो तो पार्टी पूरे पार्टी को मर्ज करना होगा, ठीक है,
केवल विधायक नहीं जा सकता है, सब नियम बनाए गए हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस दल से चुनाव लड़के आए, वो अपने पार्टी के अगेंस्ट दूसरे में मंत्री बनने के लोभ में आकर के अपना पार्टी छोड़ के दूसरे के पार्टी में दल बदल, तो लोग अपना दल बदल के दूसरा के दल में जाते थे। क्यों जाते थे? कि मंत्री मिलता था, पैसा मिल जाता था, 10-20 करोड़ एक्स्ट्रा से कमाई हो जाता था, इलेक्शन का खर्चा निकल जाता था, लोग दल बदल लेते थे। बाकी दल बदलने से पब्लिक बेवकूफ बनती है। पब्लिक वोट दी कि आप हेमंत सोरेन के विधायक हैं, और विधायक बनने के बाद आप मरांडी जी के साथे चलने लगे, तो एक प्रकार से पब्लिक को ना धोखा हुआ कि पब्लिक को हम डार्क में रखे कि उनके साथे थे, और चुनाव जीतने पर कहीं, तो लोकतंत्र में पब्लिक को नहीं ठगना ना है। है? तो अगर आप इतना ही ईमानदार आदमी हैं, तो आपका मेंबरशिप हम छीन ले रहे हैं, आप फिर जाइए बीजेपी के टिकट पर आ जाइए। अगर लोग आपको बीजेपी में भी पसंद करते हैं तो हमको कोई आपत्ति, डेमोक्रेसी में तो जनता मालिक है, जिसको चुन के भेजेगी वही रहेगा। लेकिन आप झूठ बोल करके यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ा टॉपिक होता है, इसके बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, कभी हम बताएंगे। अभी फिलहाल हम मेंबरशिप के तौर पर ये बातें आपको बताएं, इस तरीके से भी आपका मेंबरशिप जा सकता है। कि आप कांग्रेस से जीत के आए हैं, तो मन को दबा के रखिए कि अब 5 साल हमको कांग्रेस से मिले, ठीक है। और नहीं गए तो विधायकी गई। अगर कोई केंद्र का मिनिस्टर है, जेएमएम के सांसद हैं, वे गए हैं और वे दूसरे पार्टी के साथ अटैच हो गए, तो भाई उनका लोकसभा का मेंबर छीन लिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से भी मेंबरशिप छीना। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में पार्टी तो जिंदा रहती है। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी और जेएमएम दोनों गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बीजेपी के साथ भी कोई गठबंधन किए हुए है। आप गठबंधन कर सकते हैं, गठबंधन चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, उसको कोई आपत्ति, गठबंधन पर कोई संकट, आप पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते है। तो अलग अलग विचार के लोगों का अगर समझौता हो जाता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो सरकार, तो इसको इलेक्शन कमीशन को क्या आपत्ति, आपत्ति। जैसे भी जेएमएम कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, अब इसका उदाहरण बिहार में देखो, लालू और नीतीश तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, बीच में बीजेपी को छोड़ करके लालू यादव के साथ जाकर सरकार बना लिए। तो चूंकि पार्टी जा रही है, तो पार्टी एक विचारधारा से बनती है, वो विचारधारा जा रही है, तो उस पर किसी कोई आपत्ति, उसके लिए देश में कोई नियम, मेंबर नहीं जा सकता, पर्सनली कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि पार्टी जा रही है तो राज्य हित में जा रही है, लेकिन अगर एक मेंबर जा रहा है तो पर्सनल बेनिफिट जा रहा है। वैसे नियम ये भी होना चाहिए, आप प्री पोल अलायंस करिए, इलेक्शन के पहले पब्लिक को बता दीजिए कि हम इनके साथ हैं, तो पब्लिक ठगा हुआ महसूस, इलेक्शन के बाद आप कहीं जा रहे हैं तो फिर पब्लिक से आप छल कर रहे हैं, वो है। लेकिन हमारे देश में करके कोई कानून है। अब बात आगे बढ़ती है, तो हम करेंगे कि दल बदल का प्रोविजन संविधान के 10th शेड्यूल है जी, मेंबरशिप जा सकती है, तो यहाँ लिखा हुआ है, दल बदल में अगर आओगे तो संविधान के आर्टिकल 102 के मुताबिक किसी संसद की सदस्यता 10वीं सूची 10th शेड्यूल के तहत भी खत्म की जा सकती है। संविधान की 10वीं अनुसूची को दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। के तहत अगर कोई सांसद उस पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे, तो वह चुना गया है, तो उसकी मेंबरशिप भी रद्द हो जाए, ताकि ये अपवाद है, एक राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर दे, अपनी पार्टी को उसी में मिला दे, ठीक है, बशर्ते कम से कम 2/3 2/3 विधायक तय के पक्ष में हो। यह स्थिति में दल बदलने वाले सदस्यों की सत्य सदस्यता बनी रहे, वही बता रहे थे। इसका अभी तुरंत तुरंत एग्जाम्पल है, ठीक है, कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, पार्टी को तोड़ करके एक नाथ शिंदे सीएम बन गए, तो जो तोड़े वो 2/3 से ज्यादा थे, ठीक है। कोई जोखिम नहीं लेता है, जो तोड़ता है 2-3 ठोक खा के तोड़ता, तोड़वे नहीं करे, पता है कि फिर मेरा कोई सुनता
देखो 7 नंबर प्रोविजन कहता है पार्टी के आदेश का उल्लंघन करने के, मतलब जैसे अभी लोकसभा में भारत सरकार कोई बिल लाई कि हम जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पुनर्गठन एक बिल लेके आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने गाइडलाइन जारी किया कि हमारे मेंबर इसके फेवर में वोटिंग नहीं करेंगे। 100 मेंबर उनके मान गए, लेकिन एक मेंबर है जो कि बीजेपी के पक्ष में जाके वोटिंग कर दिया। तो वो पार्टी बोलता है कि हम हिप जारी किए थे। हर पार्टी को पार्लियामेंट में अपना क्या जारी करना है, हिप जारी करना है, मतलब आदेश जारी करना है। और इस व्हिप में वो बोलेगी कि हम सरकार के साथ हैं कि हम सरकार के विरोध में। आपको वोटिंग पार्टी के अकॉर्डिंग करना है। आप पार्टी के अगेंस्ट जाके अगर वोट करते हैं तो वैसे सिचुएशन में पार्टी आपको नोटिस देगी, क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगले ऑर्डर में वो नोटिस दे करके आपको मेंबरशिप खत्म करने की सिफारिश चुनाव आयोग को कर देगा। ये हमारे पार्टी में तो रहते हैं, लेकिन काम इनका हमारे पार्टी के अपोनेंट होता है, विरोधी होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए। तो वैसे में भी चुनाव आयोग सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति मेंबरशिप। 10th शेड्यूल में ही यह प्रोविजन है कि सांसद को अपनी पार्टी की ओर से जारी व्हिप का सम्मान करना होगा। अगर कोई सांसद किसी विषय पर वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के ऑर्डर का पालन न करे या फिर वोटिंग से बाहर चला जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी मेंबरशिप जा सकती है। एट्थ जो पॉइंट है कि किसके तहत आपका मेंबरशिप छीना जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो ये है कि आपको जेल की सजा हो जाए। देखो कुछ दिन पहले तक हमारे देश में प्रोविजन था, आप कहीं के एमएलए हो, बतौर एमएलए रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए गए। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए गए हो, समझ गए बात को, अगर आप चुनाव लड़ने के लिए गए हो और आपको चुनाव जीत भी गए, मेंबर भी बन गए, फिर आप पर एक मुकदमा आए कि इनके ऊपर एक केस था, केस में आपको 5 साल 8 साल 10 साल की सजा हो, ठीक है, आपका मेंबरशिप पर कोई असर नहीं पड़ता। आपके पास राइट था कि अगर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है इनको 5 साल की सजा होनी चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए, मेरी सजा गलत है, हमारा माफ होना है। तो 90 दिन के अंदर अगर हाई कोर्ट में चल गए, हाई कोर्ट में केस चलता है। अगर हाई कोर्ट भी कहा कि नहीं 5 साल इनको जेल में रहना चाहिए, चाहे फांसी दे दो, तो भी उनके पास राइट था कि वे 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देगा तब सजा लागू होगी, ठीक है। तो एक विधायक के ऊपर अगर केसे हो जाए कि 5 साल का जेल है, तो वो आराम से केस करके हाई कोर्ट में 10 साल केस लड़ते रहता था। हाई कोर्ट से हार भी गया तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रहता था। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून है 1950, उसके तहत इस रूल को चेंज कर दिया। कहा कि देखिए 2 साल से कम सजा हुई तो हम आपका विधायकी नहीं छीनेंगे, लेकिन अगर किसी मेंबर को किसी केस में 2 साल की सजा हो गई तो पहले वाला कानून को उलट दिया, 2 साल की जिस दिन सजा होगी उसी दिन आपकी मेंबरशिप खत्म। अब आप हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट आपको बरी कर देगा, नहीं इन पर जो आरोप थे गलत साबित हो गए, तो हम फिर से बहाल करें। फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी आपको कहे कि नहीं गलत आदमी नहीं थे, तब हम लोग सोचे। तो अब उल्टा केस हो गया, इसीलिए लालू यादव को देखो 2 साल का सजा हुआ, अगले दिन मेंबरशिप। जहां अमित कुमार सिली का विधायक था, जब भी सजा हुआ 2 साल का, उसका अगले साल उसकी मेंबरशिप। कोई भी अब उलट दिया, पहले था कि अगर लोअर कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में चल रहा हो तो मेंबरशिप नहीं जाएगी, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। अब है कि अब आप बरी हो के आइए तब बताइएगा हमको कि आप ठीक है कि नहीं। ये भी सजा हुई, अगले दिन आपकी मेंबरशिप गई, चाहे विधायक है चाहे एमपी। अगर 2 साल का ही सजा हुआ और आप 2 साल का सजा काट के आ गए, अब तुरंत नहीं इलेक्शन लड़ पाइएगा। उसके लिए नियम है कि अगर कोई क्रिमिनल केस में है, 2 साल जेल हुआ था, 2 साल काट का है, तो 6 साल अभी आप राजनीति से बाहर रहेंगे कैरेक्टर प्योर करने के लिए। तो 6 साल के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल केस में चला गया जेल में और हो गई जेल 2 साल, तो 2 साल से निकल के तुरंत विधायक इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, फिर 6 साल अपना कैरेक्टर को साबुन लगा के धोना पड़ेगा। काहे कि अभी पिछले 6 साल में कोई गलत काम में लिप्त है, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। बड़ा कड़ा प्रोविजन है।
कहता है कि प्रावधान है कि अगर कोई सांसद कुछ कानूनों के तहत 2 या 2 से अधिक साल की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है? हालांकि अगर सजा पर कोई ऊंची अदालत रोक लगा दे तो अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लग सकती है। अभी इसका एग्जाम्पल राहुल गांधी। ठीक है? राहुल गांधी ने एक भाषण में कह दिया कि जितने भी चोर होते हैं उनका नाम मोदी ही क्यों होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी, इस तरीके का वे बात बोले। मोदी का मतलब हो गया कि कोई जाति को आप टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जाति चोर होता है। अगर मोदी नाम का एक आदमी चोर हो सकता है लेकिन पूरा मोदी जातीय चोर होगा, ये कैसे कहिएगा। ठीक है? तो एक आदमी थे सूरत के, उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मैं मोदी हूं, अब हमारा मोहल्ला के लोग चिढ़ाता है कि मोदी चोर इधर आ। ठीक है? देखो राहुल गांधी बोला है कि सब चोर मोदी होते हैं। ठीक है? तो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा था। तो उस पर हुआ कि राहुल गांधी को आके माफी मांग लो कि भाई हम व्यक्ति के दुखाने के लिए नहीं कहे, हम पॉलिटिक्स में क्या यूज किए। तो बोला कि हम कहे माफी मांगे, कोर्ट ऑर्डर दिया कि 5 साल के लिए जेल कर, अगर ये नहीं सुधरते हैं तो जब ही कोर्ट जजमेंट दिया अगले दिन लोकसभा का मेंबरशिप उनका। अब राहुल गांधी का ऑप्शन था कि भाई जो लोअर कोर्ट हमको सजा सुनाई है उसमें नियम है कि मैक्सिमम सजा अगर 2 साल हो रही है, हम कौन सा ऐसा केस किए सबसे बड़ा सजा ही हमको दिए। तो कोर्ट ने कहा कि अब सजा दिया आदमी क्या सोच के वो बाद में हम अभी हमको फिलहाल ऐसा लगता है कि आपका मेंबरशिप बचा लिया जाए। इस कोर्ट पर हम ऑर्डर पर रोक लगा रहे हैं। जब रोक लगा दिया तो इस मेंबरशिप फिर हल कर दीजिए। लेकिन जब उछली अदालत नहीं रोक लगाएगी तो आपका मेंबरशिप दोबारा आगे देखिए। 9 नंबर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्य प्रावधान। इसमें क्या है, ये भी बड़ा सख्त चीज है। अगर यह पाया जाए कि किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी, मतलब कोई आदमी जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो फॉर्म में भरता है कि हम मैरिज है, हमारा पत्नी के नाम ये है, हमारा जन्म यहाँ हुआ था, हमारा वोटर आईडी में ये नाम है, तो हमारा टोटल अभी तक का जो प्रॉपर्टी है, इलेक्शन लड़ने से पहले हमारे घर में इतना सोना है, इतना कैश है, इतना जमीन है, सबका डिटेल भरना। अगर उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन, जैसे आपको कोई केस आप पर दर्ज था, 2 साल की सजा हुई थी और आप लिखे कि हम कोई सजा पहले नहीं पाए, बाद में इलेक्शन लड़ के जीत गए, बाद में पता चला कि नहीं इनका तो सजा हुआ था, आपका मेंबर। ठीक है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो मेंबरशिप रद्द हुआ था वो इसी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। देखो इसमें क्या क्या बात कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति रिजर्व सीट पर इलेक्शन लड़ा है तो प्रमाण पत्र सहित, जैसे खूंटी लोकसभा का सीट है, एसटी के लिए रिजर्व है, तो एक ऐसा आदमी चुनाव लड़े जो एसटी है ही नहीं है, डुप्लीकेट एसटी का सर्टिफिकेट बनवा करके इलेक्शन लड़ा और चुनाव जीत गया, तो इस आधार पर भी मेंबरशिप मिलने का। दो समूह के बीच में हिंदू मुस्लिम का भाषण दे करके और दंगा करा दी, ठीक है, तो ऐसे आरोप में भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। चुनाव को प्रभावित करना है, 10 गो गनर एवं बंदूक खड़ा करके बूथ लूट लिया और उसके बदौलत वोट दिलवा करके चुनाव जीत गया तो भी मेंबरशिप जा सकती है। घूस लेना, अगर आपको पैसा लेके घूस लेकर के वोट लेना देना या और किसी ऐसे घूस मतलब करप्शन के मामले में लिप्त हो तो आप जा सकते हैं। बलात्कार या कोई महिला आरोप लगाए कि इनका मेरे साथ अनर्गल रिलेशन है तो उसके आधार पर भी आपका मेंबरशिप जा सकता है। धार्मिक सौहार्द मतलब दंगा कराने का आरोप हो, छूत किसी दलित लोग जो हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी का कोई केस दर्ज हो, प्रतिबंधित वस्तु का आयात निर्यात मतलब जो इन वस्तुओं की अफीम चरस का खेती करिए, घर में उसको दीजिए, बांटिए, बेचिए, धरिए, मानव को बेचिए, लड़कियों का बेचिए, इस तरीके से अगर कोई क्राइम में आप आए तो भी आपकी ड्रग्स जैसे कोई रसायन हो उस पर भी जा सकती है। आतंकवादी से मिले हुए हो, किसी आतंकवादी के साथ आपका लेन देन हो, पैसा कौड़ी का या कोई बैठना उठना हो, कोई समर्थन हो तो भी आपकी जा सकती है। या आपको 2 साल का जेल पहले से हुआ हो तो भी आपका मेंबरशिप। 10वां नंबर कहता है संसद का आचार संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर,
मतलब अगर आप इस देश के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो देश की जनता आपसे कुछ उम्मीद रखती है। आपकी छवि कैसी होनी, आपका बोली कैसा होना, ये तो उसके बेस पर भी अगर उसके मानदंड पर आप खड़ा नहीं उतरिएगा, तो आपको फिर भी मेंबरशिप छीननी। तो कहते हैं कि इसके लिए इस आधार पर कैसे मेंबरशिप छीनी जाएगी? तो संसद के दोनों सदनों में एथिक्स कमेटी है। बता दें कि जब देश का संविधान बना था तो एथिक्स कमेटी नहीं बनी थी। एथिक्स कमेटी का प्रोविजन क्या कहता है कि लोकसभा के लिए जो एथिक्स कमेटी बनी थी वो 2000 में पहली बार बनाई गई, और राज्यसभा के लिए जो एथिक्स कमेटी बनी वो 1997 में बनी थी। अब इन दोनों कमेटियों को देखो, दोनों जगह पर अपनी अपनी एथिक्स कमेटी है, लोकसभा का अलग है और राज्यसभा का अलग है। राज्यसभा के रूल्स ऑफ कंडक्ट एवं पार्लियामेंट्री एडिकेट में लिखा गया है कि मतलब मेंबर से ये बात साफ साफ कही गई है, जो व्यक्ति पार्लियामेंट के मेंबर हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। एक जनहित के किसी तरह से समझौता न करें, मतलब कोई भी वैसा एक्टिविटी न करें जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ये होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि विधेयक आदि पेश करने के बदले कोई फीस या लाभ, मतलब कोई कानून का प्रपोजल दे रहे हैं संसद में कि देश में ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, तो ये नहीं कि किसी के लिए पैसा लेकर के आप ऐसा प्रपोजल लेकर के आइए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आइए। अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखें, विश्वसनीयता को बनाए, मतलब बार बार किसी मामले पर झूठ न बोले, किसी धर्म को लेके अपमानजनक टिप्पणी न करें, सेकुलर वैल्यूज को बनाए रखिए, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद मत करवाइए। सदस्य के रूप में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मोरल का वैल्यू होना चाहिए। नैतिकता क्या है? आप रोड पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहे हैं तो इससे दुनिया को क्या मिलेगी कि नशा पान करना चाहिए। आप सामूहिक प्लेस पर बैठ के शराब पी रहे हैं तो इससे क्या जाएगा दुनिया को कि मद्यपान को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके सार्वजनिक नैतिकता का मतलब क्या है। जैसे आपकी पहली पत्नी है, आप दूसरी पत्नी के साथ रोड पर घूम रहे हैं, संभावित पत्नी के साथ घूम रहे हैं, ये नियम हुआ कि संसारिक नियम के आप विपरीत कर रहे हो। तो ऐसा अगर आप ऐसा करोगे तो लोगों को क्या सबक दोगी, कैसे शिक्षा दोगी? ये सब आपके लाइफ में नहीं होना। राज्यसभा के नियम कहते हैं कि सदन को अपने सदस्यों के दुर्व्यवहार, मतलब दो मेंबर के बीच में फाइटिंग भी नहीं होना चाहिए, उसी जगह चप्पल जूता नहीं चलना, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर, दंडित करने का अधिकार है। अगर कोई ऐसा मेंबर ऊपर के कोई भी कोई दोषी पाया जाएगा तो एथिक्स कमेटी के पास राइट है कि वो अपने मेंबर को दंडित। इस मामले में उसके पास ऑप्शन है, वो चेतावनी देके छोड़ दे, डांट उठ फटकार लगा के छोड़ दे, सदन से बाहर कर दे। चौथा, ऐसा नियम बनाए कि 3 महीने तक आप पार्लियामेंट में नहीं घुसिए, बाद में आ सकते हैं, क्या आपको निष्कासित कर दे कि आप हाउस में कभी अइबे मत कीजिए, जैसा गलती वैसा सजा। इसमें निष्कासन को लेकर कहा गया है कि दुर्व्यवहार के चरम मामलों में सदन किसी मेंबर को निष्कासित। इसी तरह लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सदस्यों के अनएथिकल व्यवहार के शिकायतों के जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष को खारिज भेजने का अधिकार है। इस कमेटी के समय समय पर नियम बनाने और अपना ही नियम को बदलने का भी, मतलब राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसमें ऊपर वाला बताए कि उसने बना के रखा है कि किसको हम इथिकल मानते हैं और किसको अनइथिकल मानते हैं। लोकसभा भी अपना इथिकल और अनइथिकल का जो डिफिनेशन है वो तय करता है, लेकिन उसके पास राइट है कि चाहे तो उसमें बदल भी सकता है। बहुआ मोइत्रा संसद की सदस्यता भी इस इथिक्स कमेटी के सिफारिश के आधार पर रद्द की गई। हालांकि टीएमसी सांसद का अपना कहना है एथिक्स कमेटी के पास उन्हें बाहर निकालने, निष्कासित करने का कोई राइट ही नहीं है। सिफारिश के संबंध में एथिक्स कमेटी के नियम क्या है, ये दुनिया में किसी को पता कि मतलब जो लोकसभा के एथिक्स कमेटी है क्या उसके पास पावर है कि मेंबर को पार्लियामेंट से निकाल दे? अगर उसके पास पावर है तो सार्वजनिक करे कि किस केस में निकाला जा सकता है। ठीक है, और निकालने वाले लोग कहते हैं कि एथिक्स कमेटी में कोई नियम नहीं है, अगर कोई नियम पहले से नहीं है तो हम उसको जोड़ के भी कार्रवाई
कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स कमेटी को खुद से तय करना है कि किस मामले में हम कार्रवाई करें और किस मामले में कार्रवाई न करें। ठीक है, तो यही इस पूरे प्रकरण का सार है। जानकारों का कहना है कि अब महुआ मोइत्रा के पास अपने मेंबरशिप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। वे जाएं, और अगर सुप्रीम कोर्ट उनके मेंबरशिप को बहाल कर देता है तो ठीक है, और नहीं बहाल करता है तो फिर गई। ठीक है, ये दरअसल एक समाचार न्यूज चैनल बीबीसी का आर्टिकल है। ये बहुत कायदे से बताया कि एक मेंबर को 10 तरीके से हटा सकते हैं। तो इसी बहाने हम समझे कि आपको एक एक्सप्लेन कर दिया जाए कि अभी जो प्रकरण है, जो करंट का सीमेंट है, जो करंट तुम लोग पढ़ते हो, उस करंट के एक्सप्रेशन से बहुत पुरानी चीजें तुमको क्लियर हो जाएंगी। अब तुम लोग इस बात को समझा ना कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसको अपने पोस्ट से हटाने के कई प्रकार के राइट हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और इतने तरीके से कोई मेंबर का मेंबरशिप